प्यारे बच्चों पिछली क्लास में आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का बेसिक सिखाया था, ब्लॉक डायग्राम और बहुत सारी डेफिनेशन बताई थी और बताया था कि कितने तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जैसे ग्राउंड वेव, स्पेस वेव और स्काई वेव। ठीक है, ये बेसिक समझ में आ गया था और हमने बैंड समझा था कि कितनी फ्रीक्वेंसी बैंड पे कौन सा कम्युनिकेशन होता है, एफएम कितने पे होता है, और ये सारी बात समझ में आई थी। आज की क्लास है बच्चों मॉड्यूलेशन की, मतलब आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सीखना है तो इस वीडियो का 1 सेकंड का भी हिस्सा मत मिस कर देना, अगर आपको तसल्ली से सीखना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर आप इवन बीटेक के भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ध्यान से अगर आप सीख लोगे तो शायद आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 100% समझ में आ जाए। तो बहुत तसल्ली से सीखना बच्चों, एक एक चीज़ समझाऊंगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसा हमारी एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है। और अगर एनसीईआरटी का समझ में आ जाए, एनसीईआरटी में इतना क्लासिक लिखा हुआ है, तो आपके हायर क्लासेस में भी आप अगर कम्युनिकेशन वगैरह से पढ़ रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20 किलो हर्ट्ज के अंदर होगी, लेकिन इतनी कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को अगर आप ट्रांसमिट करते हैं तो कमज़ोर सिग्नल है, वो रास्ते में ही गिर जाएगा। आप तो भेजना कहीं और चाह रहे हो, पड़ोस में गिर गया, कुछ और किसी को मैसेज मिल गया तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसका मतलब ताकतवर सिग्नल को देना होगा, मतलब हम उस फ्रीक्वेंसी को, कमज़ोर फ्रीक्वेंसी को किसी ताकतवर सिग्नल को दें कि वो लेके जाए। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? तो हम अपने कमज़ोर बेसबैंड सिग्नल बोलते हैं, हमारा मैसेज सिग्नल है, इस बेसबैंड सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज करते हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसकी जरूरत क्या है ये बाद में बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हमें पहले समझ में आना चाहिए कि मॉड्यूलेशन क्या है। कि हम जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर देते हैं, ये फिनोमिना कहलाता है मॉड्यूलेशन। और इसका रिवर्स, अगर जब हम जहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वहाँ क्या करना है, उस सिग्नल को वापस निकाल लेना है हाई फ्रीक्वेंसी से, उसको क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम मॉड्यूलेशन समझने आ रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन की अगर डेफिनेशन लिखें तो मॉड्यूलेशन इज, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ बेसबैंड सिग्नल, बेसबैंड मतलब समझते हो बच्चों, इंफॉर्मेशन सिग्नल, ओवर है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? तो पहली रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ एंटीना, प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ एंटीना। देखो बच्चों, जो एंटीना होता है, एंटीना होता है जो एक ट्रांसड्यूसर है। एंटीना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करता है, और इसका रिवर्स भी है। ये मान लो एंटीना क्या होता है, फोन में भी एंटीना लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब रिवर्स दोनों तरीके से है। तो जो लेंथ ऑफ एंटीना होती है, जैसे आपने ही देखा होगा ऐसा एंटीना, ये हमारे ज़माने का एंटीना है बच्चों, ऐसा भी एंटीना होता है, ये रडार में भी, ठीक है, ऐसा होता है जो, ये भी एंटीना है। ऐसे पोल पे देखा होगा तुमने, ये यहाँ पे बीम की तरह लगा होता है, इससे ट्रांसमिट हो रहा होता है सिग्नल। तो ये जो लेंथ ऑफ एंटीना होती है दैट इज नियरली इक्वल टू λ/2, λ/4। जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा, वो लिखा है कि लेंथ λ/4 को मान लेते हैं। ठीक है, लैम्डा क्या है, जो सिग्नल वो ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा। ठीक है, लैम्डा सिग्नल की वेवलेंथ है जिसको ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, और लेंथ एंटीना की यही है। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी कम लेंथ होगी, वेवलेंथ होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, जितनी कम लेंथ होगी, सॉरी, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही छोटी लेंथ होगी एंटीना की। ठीक है, जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं 3 हर्ट्ज पे बोल रहा हूँ, मान लो 3 किलो हर्ट्ज पे, तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो समझना है इस बात को कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एंटीना की क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि यार मैं जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे, ठीक है, लगभग इसी में बोलता है आदमी, 2 से 20 किलो हर्ट्ज तक। अब देखो, अगर हम ये फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कितनी होगी बच्चों, लैम्डा। सोचो बच्चों, क्या होती है बच्चों लैम्डा, स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है वो, इनटू
अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसे होता है ना, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखो लेंथ हो गई 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी हो गई 3 × 10⁻3, ठीक है। 3 से 3 ये कट गया 10⁵, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब ये इतने मीटर आ गया, ठीक, इतने मीटर का अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें बच्चों तो देखो 100 × 10⁻3 यही हुआ ना मीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, 100 किलोमीटर। लैम्डा आ गया 100 किलोमीटर, मतलब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हो तो इस वेव की वेवलेंथ है 100 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ एंटीना कितनी हो जाएगी, λ/4, तो 100/4 यानी कि 25 किलोमीटर, यानी कि आपको 25 किलोमीटर लंबा एंटीना चाहिए। सोचो बच्चों, प्रैक्टिकल बात है, मतलब फिर तो आपका ही एंटीना लगेगा एक शहर में। तो इसका मतलब ये अगर लो फ्रीक्वेंसी पे हम सिग्नल भेजते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर यही मेगाहर्ट्ज में होता, मतलब इसका ऑर्डर अच्छा खासा होता, जैसे 10⁻10, 10⁻6 है ना, 10⁻6 होता तो ये छोटा ऑर्डर होता ना, 2-4 मीटर की हाइट होती। भाई आप जितना इसको बढ़ाओगे, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी वेवलेंथ कम होगी और हाइट ऑफ एंटीना या लेंथ ऑफ एंटीना की प्रैक्टिकल लेंथ आएगी। क्लियर है बच्चों? तो पहला तो ये रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट, अब देखो, अब जब आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हो बच्चों, आजकल आपने देखा होगा प्रॉब्लम, भाई सब बच्चे सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो जो ट्रांसमिटिंग टावर होता है वो टावर पावर रेडिएट करनी होती है उसे। अगर वो कम पावर रेडिएट कर रहा होगा तो सिग्नल स्ट्रेंथ कम आएगी, अगर पावर ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा होगा तो ज़्यादा इंटेंसिटी पावर आपको मिलेगी। हालांकि वो नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए, जैसे आपने देखा होगा वो रोबोट मूवी में कि भाई रेडिएशन से नुकसान होता ही है, मतलब मूवी क्या वैसे भी है। लेकिन अब रिक्वायरमेंट तो है ना सबकी, अब तो सारा डाटा पे ही चलता है भाई। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, इफेक्टिव पावर। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं पहले तो बताओ, हम मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट की, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है। तो एक बात तो देखिए कि हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि एंटीना तभी छोटा बन सकता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे तो नहीं कि मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे बोलूँ, तो उसका तरीका क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे चिपका देंगे अपने सिग्नल को, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी माना जाएगा, दैट इज मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, ठीक है, रेडिएटेड बाय एंटीना। देखो बच्चों, पावर देखो, पावर की बात करें बच्चों तो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना होती है 1/λ² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी पावर ज़्यादा। और आप ये भी कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होगी। मतलब अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट करते हो बच्चों, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा पावर रेडिएट कर सकते हो आप। हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से ज़्यादा पावर डिलीवर की जा सकती है। अगर लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हो तो कम पावर रेडिएट होती है एंटीना से। तो इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही रेडिएट करना चाहिए ताकि पावर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो। हल्की फ्रीक्वेंसी से को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, लो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है एंटीना रेडिएशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि वेवलेंथ कम हो। तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कैसे करें भाई? तो यही तरीका है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ही रख दो उसको, वो बन जाएगा हाई सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फिर उसको ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ये बात समझ में आई? तो हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, यहाँ भी रिक्वायरमेंट आएगी भाई हाई फ्रीक्वेंसी। तो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है बच्चों, मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट यूजर। देखो बच्चों एक बात समझो, आप जैसे आज की तारीख में आप ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो घर में, ठीक है। उस ब्रॉडबैंड में आपके टीवी के भी सिग्नल है, हजारों चैनल है टीवी के, एफएम, रेडियो, है ना, और आपके इंटरनेट और बहुत सारी वेबसाइट, सबके डाटा अलग हैं, सबके एड्रेस अलग हैं वेबसाइट के। तो इतने सारे सिग्नल आ जाएंगे तो सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए नहीं? तो अगर फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए
तो यहाँ मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पास एक 100 मीटर की रस्सी है, 100 मीटर की रस्सी है, और एक 1 मीटर की रस्सी है। मुझे उनके 15 टुकड़े करने हैं। एक 100 मीटर की रस्सी के भी अलग अलग लेंथ के 15 टुकड़े करने हैं, और एक 100 मीटर की रस्सी है उसके 15 टुकड़े करने अलग अलग लेंथ के। बताओ काफ़ी बड़ा डिफरेंस कौन से में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम कि हाँ भाई ये टुकड़ा ये अलग अलग है। अगर 100 मीटर 1 मीटर की रस्सी है तो आप उसके 15 टुकड़े करोगे तो आप उनकी लेंथ में बहुत कम डिफरेंस होगा, जो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। बड़ी रस्सी है तो अलग अलग टुकड़े बनाओगे, तो कोई छोटी कोई बड़ा टुकड़ा कोई छोटा, ऐसे ईजिली डिटेक्ट कर पाओगे ना भाई ये अलग अलग है। तो कम्युनिकेशन में भी जो रिसीवर ट्रांसमीटर होते हैं उनके पास सिग्नल अलग अलग आने चाहिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आने चाहिए। वो कब आ सकते हैं बच्चों? जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत बड़ा हो, है ना। और डिफरेंस बड़ा होगा इसका मतलब बैंड, हम फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ाएं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन करते हैं ताकि अलग अलग यूजर्स को कम्युनिकेशन करने का मौका मिले एक ही चैनल से। मान लो हमने ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रखा है, तो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत सारे यूज़र यूज़ करेंगे। वो तभी कर सकते हैं जब सबकी फ्रीक्वेंसी हो ज़्यादा, तो उनके डिफरेंस भी बड़े होंगे, ठीक है। बड़ी वैल्यू बड़ा डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये तीसरा है, मतलब मिक्सिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट यूज़र। भाई एक ही चैनल से बहुत सारे सिग्नल यूज़र को लेके जा रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल को लेके जा रहे हैं, तब मिक्सिंग ना हो जाए, वो आपस में ना मिक्स हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है, उनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी ताकि वो सेम एक ही चैनल से चले जाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ये 3 एप्लीकेशन है, ठीक। ये 3 रिक्वायरमेंट है हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। अब मॉड्यूलेशन कितने तरीके से किया जाता है बच्चों? ठीक है, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के 3 तरीके हैं बच्चों जो हमारी किताब में दिए हुए हैं। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरा है बच्चों, इसको एएम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको एफएम बोलते हैं बच्चों। तीसरा है बच्चों फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसको पीएम बोलते हैं, ठीक है। 3 मॉड्यूलेशन है बच्चों। हमारे जो सिलेबस में है बच्चों एनसीईआरटी में, वो ये मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस डायग्राम से शो करेंगे इसको भी। ये तो बहुत रेयरली यूज़ होता हुआ देखा है मैंने, कहीं पढ़ा नहीं बच्चों। फेज मॉड्यूलेशन का कोई खास इस्तेमाल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ होता है। अब आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो आप पहले रेडियो सुनते थे, हम जलंधर रेडियो, रोहतक रेडियो, आप ऐसा कुछ सुनने में आता था, आप विविध भारती के इस केंद्र से प्रसारण सुन रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसा कुछ जब आता था तो वो एएम मॉड्यूलेशन था। उसमें क्वालिटी नहीं थी साउंड में, झरझर की आवाज़ आती थी, कॉन्फेटी बोलते हैं उसको, वो आती थी। आजकल आप एफएम सुनते हो, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, है ना, उसमें क्वालिटी है। लेकिन फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये बड़ा इजी सिग्नल है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं होते, सिंपल सर्किट से इसे बनाया जा सकता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इसमें चिप लगती हैं, इंटीग्रेटेड आईसीज लगती हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी बेटर है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है डिटेल में। तो आज की हमारी क्लास का मकसद है कि हम ये डिटेल में समझ जाएं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ये फेज मॉड्यूलेशन का ग्राफिकल मतलब समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल, मतलब ये वो सिग्नल है जिसको हमें भेजना है, समझ रहे हो, मतलब इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। तो ये देखो इसको ऐसे हम लिख दिया, ये इसका एम्पलीट्यूड है AM - AM साइन ओमेगा टी, साइनोसोडल सिग्नल है, ठीक है। बिल्कुल ये है कैरियर वेव, कैरियर सिग्नल बोलोगे आप इसको, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी। आपको देख के पता लग रहा है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका एक ऑसिलेशन हुआ, इसके देखो कितने सारे हुए, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा होती है तो देखने में ऐसे लग रहा है, तो हम ऐसे ही बना पाते हैं। तो ये कैरियर वेव है। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड AC और -AC। एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ एक बात ध्यान रखी जाती है कि AC एम्पलीट्यूड इसका AM से ज़्यादा होना चाहिए। भाई आप, छोटी सी बात है, आप लेटर भेजना चाह रहे हो अपने मित्र को या मैत्री को, तो लेटर भेजोगे तो एनवलप उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा। ऑब्वियसली लेटर का जो साइज़ है वो एनवलप से छोटा होना चाहिए, तभी तो आएगा एनवलप के अंदर, ठीक है। या जबरदस्ती उसमें तोड़ मरोड़ के भेजोगे, ऐसा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो हमेशा एनवलप बड़ा होना चाहिए लेटर से, जो भी आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो। तो वो एनवलप, ये एनवलप है, ये इसी के अंदर रखा जाएगा इसको, ठीक है। इस सिग्नल के अंदर रखा जाएगा इस सिग्नल को, तो ये बड़ा होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सिखा रहा हूँ। पहले ग्राफिकल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये AM सिग्नल है बच्चों, ठीक है।
ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ये AM सिग्नल होगा, मतलब AM भी कह सकते हो। पहले AM समझेंगे क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही सीखना है, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में FM तो मैं आपकी नॉलेज के लिए समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो इसको अब क्या करना है, कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे 2 लाइनें, ये ऐसे समझा हमने Y लिखा, इसको मॉड्यूलेटेड मतलब मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये। तो पहले यहाँ पे क्या लिख लो +AC, यहाँ पे लिख लो -AC, ठीक है। और फिर क्या करो बच्चों, जैसे ये है ना इसको यहाँ बना दो, बिल्कुल इस चीज़ को उठा के यहाँ लाओ। अब ये टेक्नोलॉजी है बच्चों, थ्योरी नहीं कि सर ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं पूछा जाता। टेक्नोलॉजी ऐसे करना है तो करना है, ठीक है। अगर ऐसे डाउट आपके थ्योरी टेक्नोलॉजी में आएंगे तो फिर आप टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाओगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बीटेक सीटेक में जाते हैं तो हमेशा थ्योरी को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली, तो वो बच्चे भी फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे आपको मैंने 1-2 चैप्टर में समझाया भी। और बिल्कुल ऐसे ही इसका मिरर इमेज यहाँ बना दो, ठीक है। और ये कौन है, ये सिग्नल है यही। तो सोचो, देखो ये सिग्नल आपने बनाया, इसकी जो वैल्यू है ये AM है, तो यहाँ नेट कितना हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बोलो AC + AM नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये AM है ना। और यहाँ कितना होगा, ये पूरा AC है ना, और ये इतना AM है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे AC - AM, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसे ही ये -AC + AM, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, AC - AM -, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, जो ये तो मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, अब इसको ऐसे 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 हल्का कर देता हूँ मैं। सर हम कैसे करेंगे, पेन से चलाएंगे, तो यार बात तो समझने की है। अब इसके अंदर सिग्नल जो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी का जाएगा, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से सिग्नल जाएगा। याद आ रहा है आपको, स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी 11th क्लास में, स्टैंडिंग वेव बिल्कुल ऐसे ही बनती है बच्चों। देखो ऐसा सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका तो कुछ नहीं, वो जो हमने बनाया था वो एनवलप के लिए था, ये ऐसा सिग्नल गया, ठीक। ये सिग्नल जाएगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी किसने डिसाइड करी, इसने, इस कैरियर सिग्नल ने, है ना। फ्रीक्वेंसी वही है जो कैरियर सिग्नल की, और जानी भी यही चाहिए क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है इस फंक्शन का, ठीक है, वो देखो बच्चों, इसका एनवलप वो कौन डिसाइड कर रहा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब क्वेश्चन आया कि सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है ना भाई, अब तक मैंने नहीं बताया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अब आप देख के समझोगे कि जो कैरियर वेव है जो लेके जा रहा है वो अपना एम्पलीट्यूड इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करता है, ठीक है। देखो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो जो रिसीवर होता है वो इसको पहचानता है, इसको ट्रेस करता है कि यार इसका एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिग्नल ऐसा था, ठीक है। इसके एनवलप को देख के वो ये पहचानता है कि क्या आया होगा इसके अंदर। जैसे मान लो किसी के पास एनवलप आया, ठीक है, जैसे शादी वादी में पैसे मिलते हैं, रिश्तेदारी में हम रिश्तेदार में चले जाते हैं, मामा के यहाँ लिफाफा मिल गया, तो हम लिफाफे में झांकते हैं ना कि यार इसमें क्या है ना, झांकते, छोटा नोट है, बड़ा नोट दिया मामा जी ने, समझ रहे हो बच्चों। तो बिल्कुल वो झांक के हम देखना की कोशिश कर रहे हैं। तो एनवलप, इसको देख के बच्चों हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअल सिग्नल क्या रहा होगा। तो एक्चुअल सिग्नल ये है ना, तो ये क्लास के एंड तक मैं आपको समझा भी दूंगा टेक्नोलॉजी वाइज भी कि कैसे जनरेट किया जाता है। तो थियोरेटिकल लग रहा है आपको, इसको समझा दूंगा कि कैसे जनरेट होता है, कैसे सिग्नल भेजा जाता है, कैसे पैदा होता है सिग्नल, कैसे कौन से डिवाइस यूज करते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ एम्पलीट्यूड जो है, इसलिए इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं कि जो कैरियर वेव है, जो सिग्नल गया ये वाला कैरियर वेव के साथ, वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है बेसबैंड सिग्नल की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा इस ग्राफ को देखो कि यार ये ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है। तो मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ कि ये जो सिग्नल है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसकी इक्वेशन ये रही होगी, देखना बच्चों, AC + AM sin ωmt + sin ωct। देखना बच्चों, ये पूरा एम्पलीट्यूड हो गया इस सिग्नल का, ठीक है, इस सिग्नल का ये एम्पलीट्यूड है पूरा, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी तो ωc रही इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वही फ्रीक्वेंसी है। और एम्पलीट्यूड देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, sin θ 1 हो सकता है,
तो AC प्लस AM इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो इस फंक्शन का सबसे बड़ी वैल्यू ये रही, यहाँ लिखा है ना हमने AC प्लस AM। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो जब साइन ओमेगा टी एम टी क्या हो जाए माइनस, तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखो एम्पलीट्यूड की ये रही AC माइनस AM। ऐसे ही अपोजिट साइड में इधर मैक्सिमम यही है AC प्लस AM लेकिन माइनस में, और यहाँ क्या हो गई मिनिमम। तो इसका मतलब इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा कभी स्टैंडिंग वेव को भी लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती होगी कम्युनिकेशन में, क्वालिटी वाला कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, ये ध्यान से सुनना बच्चों। होता क्या है कि जैसे मान लो ये सिग्नल जा रहा है तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कोई सिग्नल और एक वायर से जा रहा है, दूसरा सिग्नल भी उसमें सुपर इम्पोज हो गया, या स्पेस से जा रहा है तो अचानक लाइटनिंग हो गई है ना, तूफान उफान आ गया तो लाइटनिंग हुई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सुपर इम्पोज कर जाए तो इसमें ये ऐसे आ जाएगा, बढ़ गया मान लो ये। तो जो रिसीवर होगा वो इस एम्पलीट्यूड को ऐसे ही रिसीव करेगा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव और एम्पलीट्यूड देख रहा है कि एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, सिग्नल उसी में, वो इसको भी मान लेगा। या अचानक क्या हो जाए, वोल्टेज डाउन हो जाए, ये ऐसे हो गया तो वो ऐसे देखेगा, अब ऐसे, तो देखो जबकि सिग्नल तो ये था लेकिन अब ऐसे रिसीव होगा, तो इससे एरर आने के चांस हो गए, ठीक है। उसकी मजबूरी हो जाएगी, अच्छे एम्पलीट्यूड के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं चेंज होने के, तो इसलिए एरर आती है। कितना ही साफ गाना चल रहा होता है, झरझर की आवाज़ जरूर आ रही होती थी उस टाइम रेडियो में, हमारे ज़माने में। अब तो FM आता है, क्रिस्टल साउंड आती है बच्चों। FM ऐसा क्यों, कैसे, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें अभी जो पढ़ना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और ये याद करना पड़ेगा आपको कि ऐसा बना। इसके पीछे क्यों के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, कि हाँ यार इस सिग्नल को देख के लग रहा है कि ये इस फंक्शन से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, समझ रहे हो बच्चों, अब मैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिखाने जा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखो अगर मैं कहूँ व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो अभी मैं लिख दूंगा, चलो डेफिनेशन पहले। अब ये तो समझ में आ गया ना कि उसका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है बेसबैंड सिग्नल की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिखाने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसे देखो बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है बच्चों, ठीक है, ऐसे, और ये y, हाँ देखो बच्चों, अब है FM मॉड्यूलेटेड, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, इसे FM भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जो सिग्नल होता है वो कैसे भेजा जाता है, कैरियर वेव जो होता है, कैरियर वेव वो अपनी फ्रीक्वेंसी इसके एम्पलीट्यूड के साथ बदलता है, मतलब वो FM कह देता है, मतलब ये इस केस में कि भाई इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, AC ही जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस AC माइनस AC, इसका एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है ऐसे ऐसे कैरियर वेव अपनी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। तो देखो जैसे पहले ऐसे, फिर देखा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज कर ली। बहुत सारी चीज़ें तो बच्चों में FM की नहीं पढ़नी, मतलब ऐसे देखो फ्रीक्वेंसी इसके एम्पलीट्यूड के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, फिर कम हो रहा है, फिर ऐसे। तो देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है ना, तो इसे बोलते हैं FM कम्युनिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही फेज होता है, जैसे फेज एंगल चेंज होता है, जैसे ये देखो ये फेज एंगल है, इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फेज आता है, तो उसे बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन, PM मॉड्यूलेशन। बहुत रेयरली यूज होता है और हमें डिस्कस भी नहीं करना है। FM मुझे जरूर बताना है कि हमें ये चेक करना है कि FM और AM में क्वालिटी FM की बढ़िया क्यों है। जो रिसीवर होता है बच्चों, ये FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया, रिसीवर के पास जाएगा, उस रिसीवर को पता है कि भाई एम्पलीट्यूड नहीं चेक करना मुझे, एम्पलीट्यूड तो AC आएगा, प्लस AC माइनस AC, मुझे बस उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, नेचुरल सिग्नल का जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, और जहाँ फ्रीक्वेंसी कम है वहाँ एम्पलीट्यूड घट रहा है। इस बात को वो रिट्रेस करके इस सिग्नल को जनरेट कर लेता है, ठीक है, चेक करेगा, डिकोड करना है, मतलब कि जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जब घट रही है तो एम्पलीट्यूड घटा दो, उससे वो ये जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हम नहीं पढ़ेंगे, हम एम्पलीट्यूड की पढ़ेंगे, लेकिन पता होनी चाहिए। अब देखो इसके फायदे क्या है, मान लो बिजली तूफान कुछ आ गया, वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, उसको पता है कि यार AC से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, इसको कट करके ठीक कर लेगा, ठीक है। अचानक क्या हुआ, वोल्टेज डाउन हो गई, मतलब वायर जा रहा है रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो रेजिस्टेंस से ड्रॉप हो गया वोल्टेज सिग्नल, ये कम हो गया, उसको पता है कम हो ही नहीं सकता, इसको अपने आप ठीक कर लेगा, इसमें एनर्जी जोड़ लेगा। तो देखो एरर के चांस रहे नहीं ना, इसलिए क्वालिटी होती है FM के गानों में, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने अपने ही स्टीरियो वगैरह घर पे ही चला रखा है। तो ये FM की खास बात है बच्चों, ठीक है।
समझ में आया बच्चों? लेकिन नुकसान क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, उसमें ईजी होते हैं, सिंपल सर्किट होते हैं बच्चों, है ना। और लो पावर कंजप्शन होता है एएम में, उसमें कम एनर्जी चाहिए, इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एफएम वगैरह में, ऐसे कुछ हैं। तो अब हम आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे, ठीक है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं बच्चों। अब आपके लिए एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, आप जैसे 12th क्लास में हो और आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, तो अगर आप अनअकैडमी, जिसे आप जानते हैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर अनअकैडमी पे जाके प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, तो आपको एक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ ऑफर हो रही है बच्चों। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, क्योंकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम है मैक्सिमम जितने भी प्लेटफॉर्म है सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तो हो जाती है, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच कैसे लिखा जाए पेपर में, आपने देखा ना स्कूल में मार्क्स कट जाते हैं, तो कैसे लिखा जाए पेपर में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको आता कितना है इससे मतलब नहीं है, आप कैसा लिख पाते हो पेपर में, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसके जो फीचर्स हैं बच्चों, आप लाइव सब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, बैठ के अपना एक सब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हो और फिर अपनी आंसर शीट को अपलोड कर दो, और उसको जो सीबीएसई के अच्छे स्कूल, टॉप स्कूल के टीचर्स हैं वो आपकी कॉपी को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये ऑल इंडिया लेवल की है, तो ऑल इंडिया लेवल में आप अपने जो बाकी दोस्त हैं आपके, उनके साथ कंपेयर कर सकते हो कि आपके मार्क्स कैसे हैं, ठीक है। और अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन में हैं या आइकॉनिक में हैं तो आपको ये फ्री है, तो उसके लिए आपको, अगर नहीं है तो आप उसे अवेल करिए इसके लिए। और उसके मैंने चार्ज पिछली वीडियो में बताए थे, आप इसके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और उससे आप ले सकते हो। और इसमें जो आपको, अगर आपका जो भी पर मंथ का चार्ज है, अगर आप उसमें डिस्काउंट चाहते हैं तो एक फैकल्टी कोड होता है, रेफरल कोड बोलते हैं जिसको, तो अगर आप उज्ज्वल K10 डाल देते हैं तो इसे डालने के बाद बच्चों आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एसेंशियल है, मतलब अगर सब्जेक्टिव टेस्ट अगर आप कर लेते हो तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो क्या है ये, जैसे हमने अभी पढ़ा कि मॉड्यूलेटेड वेव, मान लो हमारे पास एक तो मॉड्यूलेटिंग वेव थी AM sin ओमेगा MT, है ना, और दूसरी थी कैरियर वेव AC sin ओमेगा CT। इन दोनों को मिक्स करके एक रिजल्टेंट वेव जो हमने बनाई वो थी, जो सिग्नल बना था, दैट इज AC प्लस AM sin ओमेगा T, है ना, इंटू साइन ओमेगा CT। ये कैसे बना, ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, ऐसे सुपर इम्पोज करके हमें इस तरीके से बनाना है कि सुपरपोजिशन ऐसे हो, और इसको बताऊंगा भी कैसे दिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी से कैसे किया गया होगा ये। तो देखो y इक्वल टू, ये थोड़ा सा 2 डेरिवेशन है बच्चों इस चैप्टर में, वही सिखा रहा हूँ मैं, बड़े इजी से हैं, और इस पर न्यूमेरिकल आता है तो कंसेप्ट पूरा सिखाना है मुझे, इसलिए बता रहा हूँ बच्चों। पहले यहाँ से AC कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AM/AC, ठीक है, साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। देखो बच्चों ये क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं म्यू, AM/AC, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स फैक्टर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, और मॉड्यूलेशन फैक्टर, 2 नाम है बच्चों इसके, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना म्यू जो होता है बच्चों, म्यू जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि AC बड़ा होता है ना, तो AC बड़ा होता है तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो। अगर AC हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एनवलप जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ज़्यादा होगा और ये कम, तो ये या तो 1 से छोटा आएगा, हाँ 1 से छोटा आएगा या बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू बच्चों यहाँ से आ गया AC, ठीक है, इंटू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा MT, ठीक है, साइन ओमेगा CT। अब देखो मैं इसको आगे और सॉल्व कर रहा हूँ, AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू साइन ओमेगा M इंटू T साइन ओमेगा CT, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसमें 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, सर क्यों कर रहा हूँ ऐसा, तो देखो बच्चों यहाँ से ना साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा AC साइन ओमेगा CT प्लस, देखो ये 2 तो यूज हो जाएगा,
तो म्यू इंटू ए सी बाय 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सोचो क्या होता है बच्चों? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस, देखो ये ए है ये बी है, कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस कॉस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, देखो बच्चों इस फंक्शन के अंदर 3 सिग्नल हो गए, बात समझ में आ गई? ये मैंने क्या किया था, 2/2 ये ए और ये बी, तो मतलब 2 साइन ए साइन बी, मतलब मैंने जो फॉर्मूला लगाया, हो सकता है आप लोगों को सदमा लगाओ कि यार ये क्या करके आ दिया सर ने, तो a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब ये फॉर्मूला होता है बच्चों, वो लगाया मैंने यहाँ। तो ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ये आया, इसमें देखो 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आए बच्चों। एक तो ये ओमेगा सी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इंफॉर्मेशन कौन से कंपोनेंट में? ओमेगा एम के अंदर है ना, ये था ना फ्रीक्वेंसी, तो मतलब ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है और ये कैरियर वाला पार्ट है ना। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो बच्चों यहीं पे समझो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू, अगर फ्रीक्वेंसी, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ऐसे लिख सकते हो साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी बाय 2, है ना, कॉस, ऐसे लिखा जा सकता है ओमेगा सी, तो 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, और एफ सी माइनस एफ एम, है ना, इंटू टी, और माइनस, थोड़ा साफ लिखते हैं यार, कोस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से, तो ये y आ गया, सिग्नल आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट है बच्चों, इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी हुई है, इन 2 के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिखने का, सिंबल बनाने का तरीका होता है बच्चों, जैसे ये फ्रीक्वेंसी एफ सी लिखी मैंने, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी, है ना, ए सी लिख दिया, ये ए सी एम्पलीट्यूड है। ऐसे 2 कंपोनेंट और हैं, एक ये और एक ये सिंबल है, जस्ट घबराना मत, इससे क्या है, एफ सी प्लस एफ एम, और ये एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है, मतलब ये कंपोनेंट है। देखो बच्चों, मतलब इस सिग्नल में दिखाने का तरीका है बच्चों से शो करने का, कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी है तो 3 कंपोनेंट है सिग्नल के अंदर, एक ये और एक ये इसको बोलते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये साइड बैंड है, मतलब ये 2 फ्रीक्वेंसी होंगी जो इससे थोड़ी सी ज़्यादा और इससे थोड़ी सी कम। अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो प्लस एफ एम माइनस एफ एम, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 2 एफ एम। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, और अगर ओमेगा के टर्म में लिखते हैं तो इसे लिखते हैं 2 ओमेगा एम। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों अपर साइड बैंड, ये टेक्निकल वर्ड है, घबराना नहीं इनसे बिल्कुल भी। इसको बोलते हैं बच्चों लोअर साइड बैंड, इंफॉर्मेशन इन्हीं के अंदर होती है, लोअर साइड बैंड। आपको हमें क्या करना होता है, ये सिग्नल जा रहे हैं, इसमें 3 फ्रीक्वेंसी है, अच्छा हो कि हम इन तीनों कंपोनेंट को भेजें, लेकिन कमर्शियल पर्पस में हमें एनर्जी जब बचानी होती है बच्चों, केवल हम इसको भेज देते हैं, इसी में से वो सिग्नल निकाल लेता है, एफएम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव है ना, वो वहाँ से निकाल लेता है और बिल्कुल रीजनरेट कर लेता है इसको। तो ये 3 सिग्नल हुए, इसे अपर लोअर साइड बैंड, इसे अपर साइड बैंड, और इसे मिडल बैंड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मिडल बैंड। ठीक है, और इसको अपर साइड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, ये मिडल। ठीक है, और बैंडविड्थ कितनी है, 2 FM। तो ये 3 कंपोनेंट रिसीवर ट्रांसमीटर भेजता है, और रिसीवर इन तीनों में से FM निकाल लेता है, और कमर्शियली जब हमें एनर्जी बचानी होती है तो केवल इसको भेज देते हैं, तो हम इसी से निकाल लेते हैं। ठीक है, FM को। अब कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आज की अभी आगे की क्लास में है। ठीक है, अब देखो यहाँ छोटा सा एक न्यूमेरिकल बनता है। फिर देखो क्वेश्चन आया कि देयर इज अ बेसबैंड सिग्नल ऑफ पीक वोल्टेज। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ मैं, ऑफ एम्पलीट्यूड, सिंपल, पीक वोल्टेज भी कह सकते हैं आप उसको, एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज। बच्चों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टेल क्वेश्चन, हैज़ टू बी
मॉड्यूलेटेड विद कैरियर ऑफ एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, पहला पार्ट है फाइंड मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये पूछा है। दूसरा पार्ट पूछा है बच्चों हमसे अपर साइड फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड, ठीक है, एंड लोअर साइड बैंड, मतलब ये फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है, क्या होती है बच्चों वो FM प्लस, ये अपर पूछा है तो FM प्लस FC, और मतलब FC प्लस MM लिखेंगे तो सीक्वेंस रहेगा। ये दो वैल्यू पूछी है। ठीक है, देखो सबसे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सीधी सी बात है, जो बेस बैंड सिग्नल होता है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, उसी को तो मॉड्यूलेट करते हो आप, तो उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 वोल्ट, इसका मतलब ये क्या हुआ AM, और कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों वो क्या होता है AC, और म्यू क्या पढ़ा है हमने AM/AC, कितना हो जाएगा 10/20, 1/2। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया। बड़े इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, आ सकते हैं। क्या यही है इस चैप्टर में? अब आप पूरी टेक्नोलॉजी तो नहीं बताओगे भाई वहाँ, तो CBSE के लेवल के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, और JEE के हिसाब से, ठीक है, NCERT बेस अगर आप कहें तो। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी, FC प्लस FM, और इसकी कितनी FC माइनस FM। तो देखो पहले अपर साइड बैंड पता करते हैं, USB, ठीक है, तो FC कितनी है बच्चों 10,000 है ना, इंटू 10 की पावर 3 है ना भाई, 10 की पावर 10 मेगा हर्ट्स है बच्चों, कहाँ गया ये रहा, तो 10 मेगा हर्ट्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस FM, तो ये कितनी है 10 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, 10 किलो हर्ट्स, सॉरी 10 इंटू 10 की पावर 3, ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखना 1010 10 इंटू 10 की पावर 3 है ना, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 1010 किलो हर्ट्स। ठीक है, और लोअर साइड बैंड या लोअर साइड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों 1000 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 3, देखो 10 की पावर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 990 किलो हर्ट्स। ठीक है, ये आ गया। तो बड़े इस तरीके के पिद्दी क्वेश्चन आते हैं NCERT में, इसी तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन है। तो बहुत जो आदमी बहुत ज़्यादा थ्योरी लगाएगा तो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, जो चीज़ें याद करनी की, जैसे समझना है कि यार ये फ्रीक्वेंसी है, ये कंपोनेंट है, तो ईजिली हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, घबराना नहीं है। अब यहाँ एक और चीज़ समझाता हूँ, देखो एक न्यूमेरिकल और, सारे NCERT क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे हम। जैसे देखो आपने ये देखा था AM वेव, तो ये कुछ ऐसी शेप का था है ना, इस तरीके से, और ये क्या था बच्चों AC, और ये क्या था AC प्लस AM है ना, और ये क्या था AC माइनस AM, ऐसे ही था ना, याद करो, पेज पलट के देख लो आप, इस तरीके से था। तो ये हुआ इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये हुआ मिनिमम। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला बना लेते हैं बच्चों, देखो, क्योंकि म्यू को कई बार मैक्सिमम मिनिमम के टर्म में पूछता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा AC प्लस AM, ठीक है, और मिनिमम हो जाएगा बच्चों AC माइनस AM। ठीक, बच्चों देखो दोनों इक्वेशन जोड़ दो, A मैक्स प्लस A मिनिमम 2AC है ना, तो AC आ गया A मैक्स प्लस A मिनिमम, ये न्यूमेरिकल के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले बन गए। ठीक है, और बिल्कुल सिमिलरली अगर आप AM कैलकुलेट करोगे तो सीधा आएगा, ये तो मिनिमम है, आप रख के देखो बच्चों, सीधा ही आएगा A मैक्स माइनस A मिनिमम बाई 2। इसका मतलब अगर आप म्यू की वैल्यू लिखना चाहते हो तो म्यू होता है AM/AC, तो देखना क्या आएगा, म्यू यहाँ से आ जाएगा A मैक्स माइनस A मिनिमम, ठीक है, अपॉन A मैक्स प्लस A मिनिमम। अब NCERT का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, उसमें दे रखा है कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 8 वोल्ट, ऐसा कुछ है, डाटा मैं वैसे ही बना रहा हूँ अपनी तरफ से, और मिनिमम एम्पलीट्यूड है 2 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि A मैक्स है 8 और मिनिमम है 2, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताना है, तो 8 माइनस 2 अपॉन 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6/10, यानी कि
2 तिया 6, 3/5। ठीक है, इस तरीके से डाटा कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ और होंगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा अगर आपको पता है तो ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन रहा बच्चों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना है कि एम्पलीट्यूड वेव को कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, सिस्टम कैसे यूज बनाया जाता है, कि मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखा जाता है कि एएम वेव बने। तो देखो बच्चों, यहाँ ये है, देखो वाई एम किसको मान के चलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, ये बेस बैंड सिग्नल है जिसमें इंफॉर्मेशन है, और यहाँ एक कैरियर है। इन दोनों को, सिग्नल को किसी एडर, इसको एडर बोलेंगे बच्चों। ये 2 सर्किट को जोड़ देता है, 2 इनपुट को जोड़ देता है, होता होगा कोई तरीका। ठीक है, ये सर्किट को जोड़ देगा। अब ये कैरियर कहाँ से मिलता है? कैरियर एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर पैदा करता है, ऐसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन सोर्स है, वो जिस फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए वो फ्रीक्वेंसी पैदा कर देता है। तो ये ऑसिलेटर है, ये एक फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा जो कैरियर की आपको चाहिए, जिसे ओमेगा सी एफ सी बोला था आपने, वो और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मतलब बेसबैंड सिग्नल मिलके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सटी होगा इन दोनों का सम। ठीक है, एक्सटी है वाई एम प्लस ए सी। इसको भेजा जाता है इस डिवाइस में, स्क्वायर लॉ डिवाइस बोलते हैं। ये डिवाइस क्या करता है, जो भी फंक्शन आता है उसको इस तरीके से, जो भी वोल्टेज आता है उसको इस तरीके से बना देता है। कोई कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई होता है, जो भी होता हो वो वोल्टेज प्लस एक बार उसका स्क्वायर भी ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है, ये कोई डिवाइस होता होगा तो हमें यकीन कर लेना है, क्योंकि हमें तो पता लग नहीं रहा है कौन सा डिवाइस हो सकता है। फिर ये जब ये सिग्नल चलता है तो यहाँ बैंड पास फिल्टर है। याद करो बच्चों, हमारे पास तो 3 ही फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। हमें तो ये चाहिए। हो सकता है इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती हो, तो उनको रोक के इनको पास कर देता है, इन 3 फ्रीक्वेंसी को। ये हो जाता है एएम वेव, इसको ट्रांसमिट किया जाता है फिर। ठीक है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई ये जो सिग्नल है वाई टी, ये क्या है और कितने कंपोनेंट होते हैं इसमें। ठीक है, मैथमेटिक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में उसका, तो हम भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखो वाई टी क्या है, एक लंबी सी कैलकुलेशन है, बी एक्स टी, ठीक है, प्लस सी एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, तो वाई टी लिख देंगे हम बच्चों, बी एक्स टी कितना है, वाई एम प्लस ए सी। ठीक है, तो वाई एम प्लस वाई सी था ये। ठीक है, वाई सी प्लस सी, वाई एम प्लस वाई सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बी वाई एम प्लस बी वाई सी प्लस सी वाई एम स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर 2 वाई एम वाई सी बन गया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू लिख देता हूं मैं। देखो बी वाई एम कितना होगा, ए एम इंटू साइन ओमेगा एम था ना थोड़ी देर पहले। बी ए एम साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चों ए एम स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, बहुत लेंथी सा स्टेप है, पक जाते हैं बच्चे इसका करते हुए, प्लस ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस 2 ए एम ए सी साइन ओमेगा एम ओमेगा सी टी। ठीक है, ये आया। अब देखो इसको और आगे एक्सपेंड करते हैं। तो वाई टी इक्वल टू बच्चों, ये टर्म तो होंगे ही। ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिख दूं, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस बी ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, अब देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है, आपने बच्चों पढ़ा होगा कॉस ओमेगा टी कॉस 2 थीटा कितना होता है बच्चों, कहीं लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना बच्चों। तो वहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों, ये आ गया ओमेगा एम, ये वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वहाँ से सी ए एम स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, इसकी, प्लस फिर ये प्लस सी इंटू ए सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस
कॉस, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा, प्लस बहुत रहता है बच्चों 2 AM AC, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 वही साइन ओमेगा CT। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ये दो और एक्सप्रेशन है। अब देखो ये 2 यहाँ लिख लो, 2 साइन A साइन B। अभी देखना क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा समझाने के लिए, अब जब किताब में लिखा है तो समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या पढ़ाया था, कॉस A माइनस B, तो ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी, माइनस कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। ठीक है बच्चों, ये सारा आया ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनमें कौन से कंपोनेंट हैं जो हमें चाहिए होते हैं, तो याद करो, ओमेगा C वाला टर्म है ना ये, दूसरा ये टर्म लो, इसको क्या बोलते हैं, लोअर साइड बेंड, इसको बोलते हैं अपर साइड बेंड। ये 3 कंपोनेंट हमें चाहिए, और कौन से नहीं चाहिए, ना तो ये चाहिए हमें, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ से ये बन जाता है सिग्नल, ये वाई टी है, जब इससे पास होता है तो ये ओमेगा C के प्लस वाला और माइनस वाला, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट और ओमेगा C, सेंटर एट ओमेगा C लिखा है, तो बैंड पास फिल्टर से उसको पास कर देते हैं, और जो बचता है वो कौन बचा, मतलब जो बाकी ये रिजेक्ट हो जाते हैं और ये 3 कंपोनेंट पास हो जाते हैं, और हमें यही तो चाहिए, ये होता है AM वेव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जनरेट की जाती है वेव। क्लियर, समझा था ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में 3 कंपोनेंट होने चाहिए, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं प्रैक्टिकली। अब ऐसा, अब मैं क्वेश्चन आए तुमसे कि एक ट्रांसमीटर है, ठीक है, उसमें AM वेव लगा है, तो उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, तो ट्रांसमीटर यूजिंग AM है ना, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, तो उसका डायग्राम कैसा होगा। तो देखो बच्चों, जैसे आपने क्या किया, सिग्नल भेजा YM, ठीक है, इसमें एक कैरियर भेजोगे आप YC, ठीक है, यहां होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इस सिग्नल को, अब देखो आपने AM सिग्नल तो बना लिया, ये AM सिग्नल है, और वो इसका सर ब्लॉक डायग्राम, तो इसका ब्लॉक डायग्राम अभी मैंने आपको बनाया, जो पिछले वाला जो अभी पढ़ा था वो सारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, तो वो ये हुआ। अब ये सिग्नल जब बना दिया तो बच्चों ये थोड़ा कम ताकतवर है, तो इसको ताकत देने के लिए हम इसको एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं ताकि ये दूर तक जाए, ताकत देते हैं इसको। तो यहाँ एक यूज करते हैं पावर एम्पलीफायर, ठीक है, पावर एम्पलीफायर, और फिर इसको ट्रांसमिट कर देते हैं, जैसे एंटीना है इससे भेज दिया, ठीक है बच्चों, ट्रांसमिट हो गया है। तो हमने पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सीख लिया कि भाई कैसा होता है, और इसको भेजना सीख लिया। अब रिसीवर एंड पे जाएंगे, वहां देखेंगे रिसीवर के अंदर क्या है, रिसीवर कैसे जो 3 फ्रीक्वेंसी आई है उससे कैसे रीजनरेट करता है अपनी इंफॉर्मेशन को, बेसबैंड को कैसे निकालता है, और ये सीखना है बच्चों, उसका ब्लॉक डायग्राम, सर्किट, और एक क्वेश्चन करके देखेंगे मजेदार सा, ठीक है बच्चों। अब एक बात समझो, अब रिसीवर एंड के बारे में समझ रहे हैं हम, एक ऐसा रिसीवर जिसमें एम्पलीट्यूड डीमोडुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, वो रिसीवर कैसे वर्क करता है, तो उसका ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। डिटेक्टर या डिटेक्शन ऑफ AM वेव, ये रिसीवर है बच्चों पूरा इतना, जिसके अंदर डीमोडुलेटर लगा हुआ है, ये रहा, इसको डिटेक्टर भी बोलते हैं और डीमोडुलेटर भी। उसका पूरा रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है ये। इसमें यहाँ एक एंटीना है, भाई रेडिएशन आया था तो रिसीविंग एंटीना होगा, यहाँ पे एम्पलीफायर लगा है, जो वही सिग्नल आता है ना तो बहुत वीक आता है, तो उसको एम्पलीफाई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। भाई आप जब बाहर से कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो आता है थक के आता है, तो एकदम थोड़े से पूछते हैं भाई क्यों आए हो, पहले चाय पानी नाश्ता पूछते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसी इसे ताकत देने के लिए एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। फिर IF स्टेज है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज बोलते हैं बच्चों। ये क्या होता है कि कुछ चीज़ें इसमें हिडन थी, जैसे ट्रांसमीटर में टेक्नोलॉजी है बच्चों, बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती, तो उसमें क्या होता है कि कई बार फ्रीक्वेंसी, और जब यहाँ पे हम इसको डिटेक्ट करते हैं उससे पहले स्लाइटली फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, IF स्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेक्टर लगाते हैं, फिर डिटेक्टर से जब वेव निकल जाती है, फिर वो बहुत वीक होती है, तो उसको और एम्पलीफाई करते हैं, भाई स्पीकर पे सुनना है, जैसे आप हेडफोन पे लगा देते हो तो बढ़ाते हो ना उसको, तो ऐसे ये एम्पलीफायर है, ठीक है, स्पीकर पे मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड चाहिए, तो ये यूज़र के पास आ गई फाइनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको देखना भी इसमें कैसे डिटेक्ट की जाती होगी, तो देखो यहाँ तक आपके पास AM सिग्नल आ रहा है, यहाँ तक है ना, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं, एम्पलीट्यूड बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करी, यहाँ से डिटेक्टर काम करता है, तो इसका पूरा
ये हुआ डीमोडुलेटर, एम्पलीट्यूड डीमोडुलेटर, उसका ब्लॉक डायग्राम है बच्चों ये। इसके अंदर क्या है ये दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। तो यहाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यहाँ एक रेक्टिफायर होता है बच्चों, जैसा आपने सेमीकंडक्टर डिवाइस में पढ़ा होगा। रेक्टिफायर होता है ऐसा डिवाइस जो नेगेटिव पार्ट को हटा देता है, केवल पॉजिटिव पार्ट रखता है। तो ये पूरा देखो एम वेव ऐसी थी ना जो भी बनाई थी, उसका ये पूरा नेगेटिव पार्ट उड़ा दिया। तो ये इसने रेक्टिफायर ने किया ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी भी सिग्नल ऐसा है। तो ये है एनवलप डिटेक्टर, मतलब ये जो जिस एनवलप के अंदर है उसको डिटेक्ट करेगा। तो ये कैसे करेगा, ये इसकी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की भाई। तो हमें पता लगा कि इसके बाद देखो ये सिग्नल जनरेट हो गया। यही तो था हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब बेस बैंड सिग्नल। नहीं सर वो तो ऐसा था कुछ, वो तो ये था, ऐसा था ना। तो फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इसको यहां से ऊपर शिफ्ट कर लो, थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कंटेंट जो है इस फ्रीक्वेंसी के अंदर है, समझाया। तो इस तरीके से जनरेट कर लिया जाता है। अब आपको लगेगा कि सर यकीन नहीं आता बच्चों, तो अब मैं तुम्हें एक समझाता हूँ, एक फंडा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि कैसे रीजनरेट करते होंगे सिग्नल को, ये कैसे निकालते होंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे है। अच्छा एक बात तो है कि भाई जब दो आदमी बातें करते हैं तो कम से कम एक भाषा दोनों को आनी चाहिए, नहीं? तो जिसके पास सिग्नल जा रहा होता है ना, उसको भी पता होता है कि कैरियर कितनी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि एक रिसीवर है, ठीक है, और उसके अंदर एक हमारे पास अरेंजमेंट है जिससे मल्टीप्लायर है हमारे पास। देखो क्वेश्चन देखना बच्चों, मल्टीप्लायर है कि जो दो सिग्नल को मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसे अभी एडर था ना, ऐड करता है, ये मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमारे पास सिग्नल आया, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जो है अपर साइड बैंड को ही भेजते हैं। तो जो रिसीवर के पास आएगा अगर अपर साइड बैंड है तो मान लो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, यही होता है ना अपर साइड बैंड। कि अपर साइड बैंड रिसीव हुआ है रिसीवर को, क्योंकि ज़्यादा सिग्नल नहीं भेजते, केवल अपर साइड बैंड भेजते हैं, उसी से रिजनरेट हो जाता है सिग्नल। अपर साइड बैंड अकेले भेजने से एनर्जी बचती है कमर्शियल पर्पस में, ठीक है। तो ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा सी टी, मान लो ये रिसीवर के पास आया और बोला कि उसके पास, रिसीवर के पास एक तो कैरियर पैदा करने का सोर्स है और दूसरा दो सिग्नल को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो अगर रिसीवर, तो कैसे जनरेट किया जाएगा ये कैसे निकाला जाएगा उसके अंदर से जिसमें इंफॉर्मेशन है। तो देखो कैरियर क्या है बच्चों, ए सी साइन ओमेगा सी टी, मतलब ये उसके पास है रिसीवर के पास, मतलब रेडियो होती है तभी तो सुन पाते हो गाने, ऐसे ही सुन लेते हो। तो उसके अंदर रिसीवर के अंदर कैरियर पैदा हो सकता है और वही कैरियर जो जिससे भेजा जा रहा है सिग्नल, ठीक है। तो ये दोनों कैरियर, ये आया रिसीवर के पास और ये वो खुद पैदा कर लेता है, और साथ में उसके पास एक मल्टीप्लायर है। तो देखें भाई मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, तो वाई डैश लिख देता हूँ मैं इसको, y इंटू वाई सी, तो ये हो गया a इंटू ए सी साइन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, है ना, इंटू साइन ओमेगा सी टी, ऐसे। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ठीक है, 2 साइन ए साइन b। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a इंटू ए सी बाई 2 साइन ए साइन बी, बच्चों क्या होता है 2, अभी पढ़ाया था ना कॉस फॉर्मूला, तो 2 ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा एम इंटू टी, और माइनस इन दोनों को जोड़ दो तो कॉस ए प्लस बी होता है ना, तो 2 ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ये बन गया बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी ये है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ये मल्टीप्लाई में तो एम्पलीट्यूड घटा बढ़ा सकते हो कभी भी एम्पलीफायर से। ये इंफॉर्मेशन वाला है कंटेंट, बिल्कुल एकदम सेपरेट हो गया, और इसमें है कैरियर प्लस ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं इसको ऐसे फिल्टर से पास कर दूं जो हाई फ्रीक्वेंसी को तो रोक दे और इसको जाने दे, जिसको लो बैंड पास फिल्टर बोलते हैं, तो लो को पास कर देता है और हाई को रोक देता है, तो मिल जाएगा नहीं इन्फॉर्मेशन। तो ये तरीका होता है बच्चों, ये टेक्नोलॉजी है कि कैसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर को, जैसे वेव को पहले पैदा करते हैं और फिर कैसे उसमें से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के साथ कि अगर मैं इस सिग्नल को ऐसे फिल्टर से पास कर दूं जो हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व कर ले और इसको निकालने दे, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, और यही हमारा सिग्नल था ऐसे वाला। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप टिके रहे लास्ट तक, आपने वीडियो देखी तो आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, बस, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि एक मॉड्यूलेटिंग वेव है, ये बेसबैंड सिग्नल है, ठीक है। इस सिग्नल को
हमें मॉड्यूलेट करना है इस कैरियर के साथ, ये कैरियर है, ठीक है, कैरियर वेव, मतलब इस कैरियर के ऊपर इसको सुपर इम्पोज करना है। तो सबसे पहले तो उसने पूछा है कि बताओ मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है बच्चों AM बाय AC। तो AC का एम्पलीट्यूड देख लो 2 है, ठीक है, और AM इसका एम्पलीट्यूड देखो ये +1 और ये -1, वोल्ट में लिखा हुआ है, तो ये +1, तो 1/2 यानी कि 0.5। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि इसकी वेव फॉर्म जनरेट करके दिखाओ, कैसी वेव फॉर्म होगी। तो क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको वेव फॉर्म बनाने का, वो देखो। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या काम करो बच्चों, भी ये चीज़ें सीखनी है आपको उस थ्योरी से ही, ठीक है। मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है बच्चों, तो सबसे पहले क्या काम करो, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है उसे मार्क कर दो ऐसे, ठीक है, +2, और ये क्या होती है -2। बिल्कुल आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो वीडियो, वहाँ पे भी ऐसे ही बनाया था, मतलब AC - AC ऐसी एक लाइन बनाई थी, और इसको बेस मान के इसको ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो अब ये प्लस, ठीक है, समझ रहे बच्चों, बिल्कुल ऐसे बना दिया, बिल्कुल वही बनाया ना, ऐसे ही। फिर यहां पे उसका रेसिप्रोकल उल्टा एकदम, ठीक है। और ये जो बना इसके अंदर क्या करना है बच्चों, ठीक है, ये जो बना इसके अंदर कैरियर देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बहुत हाई है ना, 8πt है ना, तो ओमेगा कितनी हो जाएगी 8π, यानी कि ओमेगा के बराबर, और ओमेगा होता है 2πf, तो ये हो जाएगा f = 4। तो ऐसे देखो, यानी कि इस अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.4। तो इसके अंदर ऐसे बनाओ, ये देखो, ठीक है। ओए थोड़ा सा आइडिया समझ में आ गया ना बच्चों। और इस बात का गौर करो कि अगर इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, देखो टाइम पीरियड होता है ना एक ऑसिलेशन का, तो इसका कितना होगा बच्चों 1/4 सेकेंड। तो इस जितना 1 सेकेंड में इसका एक ऑसिलेशन हुआ उसमें 4 होने चाहिए, तो उस तरीके से बना लो इसको, ठीक है। मैंने तो रफली बनाया है ऐसे। तो ये वेव फॉर्म बन गया बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से ये NCERT के सारे क्वेश्चन हो गए। 1-2 शुरू के ऑब्जेक्टिव वैसे ही आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन था। अब इसमें और एक्स्ट्रा आप क्या पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा लास्ट के पेज को पढ़ सकते हो। उसमें वो वैसे आपको पता है, किताब वाले से भी ज़्यादा पता है। www. क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, .com क्या मतलब है इसका जो हम लिखते हैं, है ना, गूगल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ईमेल क्या होता है। अब ईमेल से तो बहुत आगे पहुंच गई है दुनिया। तो इस तरीके के छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आप रीडिंग कर सकते हो एक बार, और एक बार चेक कर सकते हो कि जो मैंने क्वेश्चन कराए वो, और कोई अगर एक आध क्वेश्चन छूटा है तो वो देख सकते हो NCERT का, ठीक है बच्चों। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, JEE में अगर इसी से क्वेश्चन बन जाएगा जितना ही कंटेंट है। बाय बच्चों।